तो आइए जो है देखिएगा, हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 बाय 1 करके आगे मैंने जो है सेट 3 CBSE बोर्ड क्लास 12 2024 कोड पेपर कोड है 04242 होता है। और ये जो अभी पेपर हुआ है 2024 में लगभग जो आपका कितने फरवरी को था, लगभग 4 जो है आपका 4 मार्च को था। ठीक है, 4 मार्च को आपको पेपर था, 4 मार्च को, और कॉपियां जो है आपकी चेक होंगी, रिजल्ट आउट होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है 1 बाय। तो देखिए ये मेरे पास पेपर है आपका, ये देख लीजिए पेपर ध्यान से, ये सेट 1 का पेपर CBSE बोर्ड का है। तो हम लोग इसी सेट 3 का मैंने ऑब्जेक्टिव करा दिया है और 1 का 1 बाय 1 करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, आपको क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 क्वेश्चन कराते हुए ऑप्शन से बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि जो है बोर्ड पे जो है हो नहीं पाएगा, तो क्वेश्चन लिखने में या तो जो है, तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ 1 बाय 1 करके आपको के क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, और रही बात ऑप्शन कराने की, तो डायरेक्ट एक बार ऑप्शन मैंने करा दिया है, अब क्वेश्चन के साथ करा रहा हूँ कि क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। और आपका पेपर है, आपका पेपर कोड है 55, मतलब 5541 है, सेट 1 है, फिजिक्स है, 70 मार्क्स का है, ये पता ही आपको 70 नंबर का होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आइए हम लोग 1 बाय 1 करके टोटल 16 क्वेश्चन को हम लोग क्या करते, सॉल्व करते। ओके, तो देखिएगा ध्यान से। तो आइए जो है हम लोग जो है 1 बाय 1 करके क्वेश्चन सबसे पहले रीड करेंगे, उसके बाद ऑप्शन, तब जो है ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने पिछली वीडियो में आपको सिर्फ ऑप्शन बताया है और क्वेश्चन नहीं बताया। तो मान लीजिए किसी बच्चे के पास पेपर नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो सेट 1 का 2024 CBSE बोर्ड का जो है मेरे पास सेट 1 का पेपर है, और उस पेपर से जो है हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है ऑप्शन जानेंगे कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले आप, तो आपका है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 चार्जेस प्लस Q ईच आर केप्ट 2a डिस्टेंस अपार्ट, अ थर्ड चार्ज -2QA इज प्लेस मिडवे बिटवीन देम, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। क्या होगा इसमें सही ऑप्शन? तो सबसे पहले क्या दिया है कि 2 चार्ज है, एक प्लस Q है और दूसरा क्या है 2 चार्ज है प्लस Q का है, और उसके बीच में एक थर्ड चार्ज -2K रख दिया, और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, और दोनों के मिड में रख दिया जाता है। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बताना है। तो अगर दोनों के बीच में कभी भी रख देंगे तो हम लोग जानते हैं टोटल एनर्जी को 0 करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या, Q² 8πε0a -6Q² 8πε0a -7Q² 8πε0a और 9Q² 8πε0। ये आपका जो है ऑप्शन है। इसमें से आपका ऑप्शन जो है सही वो है C वाला ऑप्शन सही। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? C वाला ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो C ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट का C वाला ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो फर्स्ट का आपका ऑप्शन हो गया C वाला करेक्ट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो C का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारा है 2 identical small conducting balls B1 and B2 are given 7 picocoulomb and +4 picocoulomb charges respectively. They are brought in contact with third identical ball B3 and then separated। मतलब बोला 2 identical small conducting जो है बॉल है B1 B2 है, are given -7 पिकोकुलाम और +4 पिकोकुलाम चार्ज है। दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, दोनों एक साथ ऐड कर देते हैं थर्ड आइडेंटिकल बाल के साथ B3 के साथ, उसके बाद सेपरेट करते हैं।
इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज -2 pc, ये फाइनल चार्ज दे रखा है। द इनिशियल चार्ज ऑन B3, वास्तव इनिशियल चार्ज कितना होगा ये बताना। -2 pc होगा, -3 pc होगा, या -5 pc होगा, या माइनस क्या है 15 pc होगा। इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है यही आपको बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा, बी वाला होगा, जो बी है आपका -3 pc। कौन सा है, -3 pc है, तो आपका -3 pc वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 pc ऑप्शन सही है, तो आइए जो है हम लोग 3 pc वाला सही हो। तो आपका जो है ऑप्शन 3 pc वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग, थर्ड क्वेश्चन क्या है, द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है, द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, पहला ये है। दूसरा है आपका द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। थर्ड ऑप्शन है व्हेन द मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस आफ्टर सम टाइम। फोर्थ ऑप्शन डी है द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ये आपका 4 ऑप्शन है, इसी में से आपका कौन सा सही है बताना। क्या, द क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑन इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या जो है क्वांटम नेचर का इफेक्ट होगा। तो आप लोग सभी लोग जानते हो किस पर डिपेंड करता है, तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि फर्स्ट वाले डिपेंड, देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड। मतलब ये अगर हमारा क्या हो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो आपका थर्ड का क्वेश्चन ए वाला आंसर होगा। कौन सा होगा, थर्ड का ए, देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड। ये आपका थर्ड का जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। किसका, थर्ड का ए। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो गया। और थर्ड ऑप्शन क्या, देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड। तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा अगर फ्रीक्वेंसी क्या हो आपका बिलो हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या, ये देख लेते हैं। द रेडियस आर्यन ऑफ nth ऑर्बिट इन बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरी विथ n। मतलब क्या दिया, रेडियस जो होगा आर्यन ऑफ nth ऑर्बिट के लिए बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन के लिए एटम वेरी विथ n पे डिपेंड करता है। मतलब n क्या है, ऑर्बिटल है बोर मॉडल का, वो भी तो रेडियस ऑर्बिटल पे डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, या रेडियस डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, या रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल, या रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल। तो आपका आंसर जो होगा वो आपका आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। और सी क्या है, रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का जो है सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ का सी वाला ऑप्शन सही होगा। रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं फिफ्थ वाला, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या, आइए रीड कर लेते हैं। फिफ्थ है अ करेंट वायर इज केप्ट हॉरिजेंटली अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अगर हम क्या करते हैं, कोई स्ट्रेट वायर को क्या करते हैं हॉरिजेंटली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं, ठीक है।
इफ अ स्टडी करंट फ्लो इन वायर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और करंट अगर हम इसमें फ्लो करें वो भी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट वेयर द वायर विल पॉइंट टूवर्ड्स, क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, एट पॉइंट वेयर द वायर विल पॉइंट टूवर्ड्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, क्या दिया है, स्ट्रेट वायर है और उसमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन रखा है, अगर इसमें करंट फ्लो कर दें वो भी ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट वेयर, मैग्नेटिक फील्ड आप मान के चलिए आपका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर अगर आप जाएंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपका नॉर्थ में प्रोड्यूस कर जाएगा। तो 5 का सी वाला ऑप्शन सही होगा, नॉर्थ। ठीक है, 5 का कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 5 का आपका ऑप्शन हो जाएगा नॉर्थ वाला सही ऑप्शन होगा, 5 का सी ऑप्शन। ठीक है, तो 5 का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी का ऑप्शन सही हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल की वो क्या होती है, स्मॉल नेगेटिव होती है, स्मॉल पॉजिटिव होती है, लार्ज एंड नेगेटिव होती है, लार्ज एंड पॉजिटिव होती है। तो हम लोग जानते हैं ससेप्टिबिलिटी हमेशा जो है नेगेटिव होती है, तो स्मॉल और नेगेटिव वाला ऑप्शन आपका 6 का करेक्ट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन कौन सा है, 6 है, और 6 का आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल एंड नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो स्मॉल और नेगेटिव आपकी ससेप्टिबिलिटी क्या हो गई, करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये ऑप्शन आपने देखा कि आपका ऑप्शन कौन कौन सा सही है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन, आप लोग पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, क्या दिया, गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कन्वर्टेड इनटू एन अमीटर ऑफ रेंज 0 से 1 एम्पियर। अगर 100 ओम गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस हो, अगर इसको हम कन्वर्ट कर दे कितने, जिसका अमीटर का रेंज कितना है 1 से लेकर 0 से 1 एम्पियर में हो, और इसका रेजिस्टेंस इंटरनल अगर हम देखें तो यूजिंग रेजिस्टेंस कितना यूज करना है, 0.1 ओम, द अमीटर विल शो फुल डिफ्लेक्शन फॉर ए करेंट अबाउट, किसके लिए, अगर फुल डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस कितना है 100 है, और उसको अगर अमीटर में चेंज करते हैं और उसका जो है आपका रेजिस्टेंस है 0.1, तो अमीटर विल शो फुल डिफ्लेक्शन, कितने करंट के लिए फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा, 0.1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर और 0.1 एम्पियर किसके लिए, तो ये आपका आंसर होगा 1 मिली एम्पियर आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा। ये फुल डिफ्लेक्शन कितने पे होगा, तो 1 मिली एम्पियर पे फुल डिफ्लेक्शन हो जाएगा। 7 का आपका ऑप्शन जो है 7 का कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आया समझ, आपका 7 का आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 7 का कौन ऑप्शन सही है, बी वाला। तो आपने देखा 7 का बी ऑप्शन एकदम आपका करेक्ट है। ठीक है, अब आपके लिए लाए हैं क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्कुलर लूप ए ऑफ रेडियस आर कैरी करंट आई। अगर कोई सर्कुलर लूप हो जिसकी रेडियस कितना हो, आर हो, और करंट उसमें आई अगर फ्लो कर रहा हो, एनदर सर्कुलर लूप बी है, ये पहला ए है दूसरा वाला बी है, उसका रेडियस है पहले का r/20 और इस प्लेस कंसेंट्रिकली हेल्प ऑफ ए इन प्लेन ऑफ ए। इसको क्या करते हैं, पहले के प्लेन में मतलब ए के प्लेन में रख देते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ लूप बी इज प्रपोज, तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक विथ लूप बी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बताना है विथ लूप बी इज प्रपोर्शनल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा बी में, किसके प्रपोर्शनल होगा, आर के या अंडर के या r/2 के या r² के, मतलब रेडियस के होगा या अंडर रूट रेडियस होगा या रेडियस की पावर 3/2 होगा या d रेडियस के स्क्वायर का होगा। तो इसमें जो 8 वाले का ऑप्शन है वो है रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है,
किस पे डिपेंड करेगा, तो रेडियस पे डिपेंड करेगा, इसके रेडियस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि r के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आया समझ में, एकदम करेक्ट आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 9 क्या है, 9 क्वेश्चन है फिगर शो द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्सएल ऑफ टू आइडियल इंडक्टर्स ऑफ इंडक्टेंस L1 एंड L2 विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द वैल्यू ऑफ बतानी है क्या। फिगर शो किया है द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल ऑफ टू आइडियल, ये इंडक्टेंस है आपका L1 L2 और एक्सएल क्या उसका आइडियल इंडक्टेंस है विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। और द वैल्यू ऑफ क्या बताना, द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू बताना है, L1 अपन L2, इस दोनों की वैल्यू बताना है, L1 अपन L2 की वैल्यू बतानी है। तो आपको दिख रहा है इसमें एंगल, तो एंगल निकालने के लिए पहले वाला का एंगल है 30 और दूसरे वाले का एंगल है 60। ठीक है, तो एंगल है 30 और 60, जब आपको डिवाइड कर देंगे तो आपका जो वैल्यू ऑप्शन है √3 बोला है, 1/√3 बोला है, फिर अपान और 3 बोला है 1/3। तो आपका 9 का ऑप्शन डी वाला सही होगा, 1/3 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, 1/3 आपका ऑप्शन सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो आया समझ में, कौन सा ऑप्शन सही है, 1/3 आपका ऑप्शन सही है। तो आप समझ गए कि आपका ऑप्शन कौन सा वाला सही है, तो 1/3 का ऑप्शन सही हो गया, जो कि L1/L2 का रेशियो है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब लेते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, आइए देख लेते हैं। 10 क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग एलॉन्ग Z डायरेक्शन इज, मतलब दिया है दोनों में फेज डिफरेंस बताना है। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड B इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग एलॉन्ग Z डायरेक्शन, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों Z डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपका फेज डिफरेंस क्या होगा। तो गाइस जब सेम डायरेक्शन में दोनों होते हैं ना, दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन पहला वाला सही चला जाएगा, ए वाला जीरो फेज डिफरेंस, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। 10 के ए वाला ऑप्शन सही होगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो आपका ऑप्शन 10 का ए सही है, 0 फेज डिफरेंस। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो 0 फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 11 क्या है। A coil of n turn is placed in a magnetic field B such that B is perpendicular to plane of coil. फिर क्या है, B changes with time as B equal to B0 cos 2π/t t, where t is time period. The magnitude of EMF induced in the coil will be maximum at, क्या होगा इसका आंसर। देखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो NCERT एक तरह से कह सकते हैं जो CBSE बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 11, इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें आपको जो क्वेश्चन है इसमें आपका ऑप्शन कोई भी नहीं सही है, इसका मतलब है नो ऑप्शन इज करेक्ट। और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर आपने लिख दिया या कोई ऑप्शन अगर लिख दिया चारों में से, तो आपको 1 मार्क्स का क्या हो जाएगा, अवार्ड कर दिया जाए, 1 नंबर आपको वैसे ही मिल जाना है। ठीक है, तो सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर लिखे हो बस, ओके। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए नंबर आपको क्वेश्चन नंबर लिखते ही आपको नंबर मिल जाना है। ठीक है, तो आइए अब जो क्वेश्चन नंबर 12 से है वो असर्शन और रीजन से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12 रीड करिएगा। देखिए क्या है, इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम एज द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीजेज दे अपीयर, क्या दिया है, इन बामर आपका सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए है, एज द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का जो वेवलेंथ होगा वो डिक्रीज करता है, दे अपीयर क्या,
इक्वली स्पेस एंड इक्वली इंटेंस, मतलब वो स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीज करेगा, उसका रीजन इक्वली स्पेस, दोनों के बीच में इक्वल स्पेस होता है और इक्वली इंटेंसिटी होता है। फर्दर अपार्ट एंड लॉन्गर इंटेंसिटी, फर्दर अपार्ट दोनों के बीच में जो है जगह ज़्यादा होता है और स्ट्रांगर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। क्लोजर टू अर्थ बहुत पास पास होते हैं और स्ट्रांग इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। क्लोजर टुगेदर एंड वीकर इंटेंसिटी, बहुत पास पास होते हैं और इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। ये 4 कंडीशन है 12th वाले में। और ये क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन में जाता है, नहीं ये असर्शन रीजन का नहीं, अच्छा असर्शन रीजन का 13 से स्टार्ट होता है। तो 12 का ऑप्शन कौन सा है, बामर सीरीज के लिए अगर हाइड्रोजन एटम है वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीज करेगी दे अपीयर, तो क्या दिखाई देगा अगर इस पे, हाँ वेवलेंथ आप स्पेक्ट्रल लाइन डिक्रीज करेगी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। तो ऑप्शन है पहला इक्वली स्पेस एंड इक्वली इंटेंस, बीच में इक्वली स्पेस होगा और इक्वली इंटेंसिटी होगा। फर्दर अपार्ट होगा, बहुत दूर होगा और स्ट्रांगर इंटेंसिटी होगा। क्लोजर टुगेदर होगा, स्ट्रांगर बहुत पास होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। या क्लोजर टुगेदर होगा, वीकर इंटेंसिटी होगी। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है, क्लोजर टुगेदर बहुत पास पास होगा और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी वीकर हो जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो 12 का, तो आपका हो गया क्लोजर टुगेदर एंड वीकर इन इंटेंसिटी। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा कि बहुत पास पास होगा और इंटेंसिटी भी वीक होगी। ठीक है, आया समझ में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए सबसे पहले लिखा है नोट फॉर क्वेश्चन नंबर 13 to 16 टू स्टेटमेंट आर गिवन, वन लेबल्ड असर्शन ए एंड अदर लेबल असर्शन आर, मतलब एक पे असर्शन लिखा है ए वाला और आर जो है रीजन आर, जिससे आर से लिखते हैं रीजन है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कोड ABCD, और जो उसमें ABCD कोड लिखा है उसको आंसर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन हमारा अब आंसर में ABC असर्शन रीजन है, उसमें से आइए हम लोग जो है सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। क्या लिखा है, इफ़ बोथ assertion A and region R are true, ये हो गया पहला ऑप्शन। एंड R is the correct explanation of assertion A, पहले में बोला बोथ A और B दोनों सही है और R जो है A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा को बोला इफ बोथ assertion and region are true, दोनों assertion रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, और रीजन जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। सी वाला क्या है, इफ असर्शन ए इज़ ट्रू एंड रीजन इज़ फॉल्स, पहला बताए असर्शन सही है रीजन फॉल्स है। फोर्थ में है इफ बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर फॉल्स, इसमें क्या है बोथ फॉल्स है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन में होता है और ऑप्शन हम लोग ऊपर से ABCD से मिलाएंगे। तो चलिए असर्शन पढ़ते क्या है। Assertion A, electrons are ejected from surface of zinc when it is irradiated by yellow light, मतलब बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिंक सरफेस से अगर उस पर इरेडिएटेड येलो लाइट अगर पड़े तब। ठीक है, तो रीजन क्या बोलता है, एनर्जी एसोसिएटेड विथ फोटोन ऑफ येलो लाइट इज़ मोर देन द वर्क फंक्शन ऑफ जिंक, मतलब बता रहा कि एनर्जी जो होगा वो येलो लाइट का फोटोन के लिए क्या होता है, इज मोर होता है वर्क फंक्शन ऑफ जिंक के वर्क फंक्शन से। ठीक है, आया समझ में, जिंक के वर्क फंक्शन से। अब ऑप्शन इसमें से मैच कराना कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ABCD वाला ही ऑप्शन है। अगर हम लोग देखें इफ़ बोथ असर्शन ए, पहला क्या है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले देखिए क्या लिखता है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस व्हेन इट इरेडिएटेड येलो लाइट, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तो निकल नहीं सकता, कोई कंडीशन होगा,
तो येलो लाइट से इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकलेगा, उसकी एक कंडीशन होगी, इरेडिएटेड दिया है। इसका मतलब है सबसे पहला लास्ट वाला ऑप्शन क्या दिया है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर फॉल्स। पहले वाले में 13 का डी वाला ही पहला ऑप्शन सही होगा, मतलब ये फॉल्स है। बोथ असर्शन रीजन दोनों फॉल्स होगा 13 में, ठीक है। तो आइए 13 का आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया कि इसमें जो है दोनों सही नहीं है। क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ जिंक व्हेन इट इज इरेडिएटेड, येलो लाइट पड़ने से नहीं निकलेगा, ये भी नहीं हो सकता। एनर्जी ऐसे फोटोन ऑफ येलो लाइट इज मोर देन वर्क फंक्शन, कि लाइट येलो लाइट की जो है जिंक से ज़्यादा नहीं होती, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। जिंक में आपने कभी देखा नहीं इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये ज़रूरी नहीं, उसकी कंडीशन होती है। तो यहाँ पे ये कंडीशन फेल होती है, इसलिए यहाँ पे वाला सही नहीं है, ठीक है। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। द टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल एंड निगेटिव फॉर पी टाइप के निगेटिव के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, मेटल और पी टाइप के लिए। ये बता रीजन क्या है, द चार्ज कैरियर इन मेटल आर नेगेटिवली चार्ज, द चार्ज कैरियर इन मेटल आर नेगेटिवली चार्ज वेज द मेजॉरिटी चार्ज कैरी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर आर पॉजिटिवली चार्ज। ये बताना है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये दोनों सही है कि नहीं ये बताना है, ठीक है, कि दोनों ट्रू है कि नहीं है। तो आपको कौन सा ऑप्शन में सही जाता है देखिएगा। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा हो सकता है, तो आपका 14 का क्वेश्चन है। 14 का ऑप्शन आपका देखिए, सबसे पहले तो आप इस पे गौर करिए क्वेश्चन पे, द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज पॉजिटिव फॉर मेटल एंड दोनों के लिए पॉजिटिव होता है। यस ये करेक्ट है कि दोनों के लिए पॉजिटिव होता है। चार्ज कैरियर इन मेटल आर निगेटिवली चार्ज, रीजन है चार्ज कैरियर इन मेटल आर निगेटिवली चार्ज वेयर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज। तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है बी वाला ऑप्शन क्या है देखिएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इसका मतलब है जो बी वाला ऑप्शन वो सही है, बोथ असर्शन ए रीजन आर दोनों सही है, अपनी अपनी जगह दोनों सही, पर रीजन जो है आर इज़ नॉट करेक्ट ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन ने नहीं दिया, ठीक है। ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 14, ऑप्शन ये सही। तो आपका जो है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू और आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आइए इसी लगे हम लोग 15-16 करके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका 15 क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर इफ डज नॉट मीन दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। बताया है व्हेन इलेक्ट्रॉन अगर ड्रिफ्ट करेगा इन कंडक्टर के अंदर, तो इफ डज नॉट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि सभी आपका जो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये बताया। रीजन क्या, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी सब सुपरपोज ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका 15 वाला क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगा, सुपरपोज कर जाता है ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो आपका जो है इस बार आपका ये सही ऑप्शन जाएगा। तो 15 का जो है एक तरह से ए वाला करेक्ट है, क्योंकि ये सही है हमारा कि अगर जो है व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा तो सभी एक डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, सही चीज़ है। नो मीन्स दैट आ इलेक्ट्रॉन सही है, पर अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तब सबका एक साथ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा इसमें, 15 का ए वाला एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका जो है ये ऑप्शन आपका कौन सा, तो आपका 15 का ए वाला करेक्ट ऑप्शन है कि असर्शन रीजन दोनों सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव का, सेक्शन ए का 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, वो 16 क्वेश्चन। आइए देख लेते 16 क्वेश्चन का जो है क्या सही है क्या गलत। असर्शन क्या बोलता है,
इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी रिड्यूसेस इन वन रीजन प्रोड्यूस अ डार्क फ्रिंज, इट इंक्रीज इन अनदर रीजन एंड प्रोड्यूस ब्राइट फ्रिंज। क्वेश्चन नंबर असर्शन होगा रीजन क्या, दिस हैपन बिकॉज एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। पहला तो हमारा सही है कि इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी रिड्यूस इन वन रीजन प्रोड्यूसेस डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंजिंग जानते हैं लाइट कम हो जाती है, सही है, इंक्रीज, और अगर ब्राइट बनेगा तो इसमें इंक्रीज, पर असर्शन सही दिख रहा है, ठीक है। फिर रीजन क्या होता है, दिस हैपन बिकॉज एनर्जी इज नॉट कंजर्व इन द फेनोमेना, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन में एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ये बताना आपको, ठीक है। तो ये मान के चलिए आप 16 वाले का कौन सा ऑप्शन सही जाता है ये हम लोग चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो 16 में हम लोग देखते हैं, तो देखिए इसमें क्या बोला है, तो सबसे पहले जो इसमें रीजन है वो गलत है, रीजन पहली बात सही नहीं है, क्योंकि रीजन यहाँ पे जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कोई फैक्टर नहीं होता है। तो आपका सी वाला बोथ असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स, सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा कि असर्शन ए सही होगा और रीजन आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका असर्शन जो है इफ़ असर्शन ए एंड आर इज रीजन इज ट्रू हो जाएगा, आपका असर्शन ए क्या है, ट्रू है, और रीजन आर फॉल्स है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपका इस तरीके से कंजर्वेशन का ला इसमें लगेगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, असर्शन से हो जाएगा और रीजन। तो हम लोग ने कम्प्लीटली जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन है। तो आइए जो है